by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और इस जमानत को मिलने के बाद दिल्ली और पंजाब, जिन दो प्रदेशों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन दोनों प्रदेशों में भी चुनाव नहीं हुए, थोड़ा सा समय है, तो अब वो चुनाव प्रचार इन दोनों प्रदेशों में कर सकेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए इसके राजनीतिक मतलब क्या हैं, इस पर आज बात करेंगे। कुमार कुणाल जी हमारे साथ हैं, इंडिया टुडे टीवी के लिए दिल्ली मेट्रो एडिटर हैं, आप अक्सर उनको नेता नगरी में सुनते रहते हैं। और अमित भारद्वाज हैं, आप इंडिया टुडे टीवी के लिए दिल्ली की राजनीति और ख़ासतौर से आम आदमी पार्टी की राजनीति पर नज़र रखते हैं। कुणाल जी, आपसे शुरू करें और बहुत स्पष्ट सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अरविंद केजरीवाल का आना एक मोराल बूस्टर का काम करेगा, एक रणनीतिक तौर पर क्या इसको इस तरह से देखें? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में सहानुभूति भी एक चीज़ होती है। जब वो जेल में थे तो इसको इस तरह से कहा जा रहा था कि सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार करने जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। वे लोग, आम आदमी पार्टी के वे समर्थक जो ये समझते हैं कि वो गलत तरीके से जेल में डाले गए हैं, उनका एक कंसोलिडेशन हो रहा था। अब वो जेल से बाहर आ रहे हैं, कार्यकर्ता तो उत्साह में है, पर वोटर क्या सोचेगा? तो उसके असर क्या क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, जो सबसे पहला असर होगा और सबसे पहली बात जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल एक पर्सनैलिटी ऐसे बन जाएंगे जिसके इर्द गिर्द चुनाव घूमेगा, वो धुरी बने रहेंगे और उनके इर्द गिर्द दिल्ली और पंजाब का चुनाव घूमेगा। और इसीलिए एक तरीके से आप चाहिए नहीं चाहिए, बीजेपी भी कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाए, लेकिन उनके सामने भी कोई विकल्प नहीं है इस वक्त कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते इस फैक्टर को, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है इस इंटरिम बेल की, अंतरिम जमानत की, कि 14 दिन पहले मिला है। आप औसतन देखिए कि अगर हम बात करें तो हर लोकसभा क्षेत्र पर दिल्ली के 2-2 दिन का ये मिलेगा उनको मौका कि उनके लोगों के बीच में जाए। और इससे बहुत महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जो आपने कहा कि जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका तो मनोबल बढ़ा हुआ है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो 50 दिनों की कहानी है अरविंद केजरीवाल के पास, वो जो जेल की कहानी ला करके सुनाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारे साथ जेल में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से मेरे साथ बर्ताव हुआ, वो तमाम चीजें एक तरीके का जो सिंपैथी फैक्टर है, जिसको आप सहानुभूति फैक्टर कह रहे थे, वो राजनीति में बहुत काम करती है। वो ये बताना चाहेंगे निश्चित तौर पर आने के बाद कि जेल में वो किस वजह से गए। वो ये भी बताएंगे कि सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो काम कर रही है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों कर रही है, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे थे, दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए सरकार ने उन्हें चुनाव से ठीक पहले जेल में डाल दिया। तो ये एक अरविंद केजरीवाल से बेहतर शायद ही कोई होगा आज देश की राजनीति में, जो इस माहौल को एक तरीके से उसमें जान फूंक दे अपने बोलने की शैली से। दूसरी जो उनकी खास बात है वो है उनका जो जिस भाषा में वो कनेक्ट करते हैं और जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं, आम बोलचाल की भाषा से कनेक्ट करते हैं, वो करेंगे। और जो उनकी चुनाव प्रचार की रणनीति रही है पहले भी, अगर हम देखें पुराने चुनावों में, तो वहां पर भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल रोड शो पर ज्यादा फोकस करते हैं, यानी लोगों के बीच में जाते हैं और वही कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच में जाए। और इसका असर मैं सिर्फ उन सीटों पर नहीं देख रहा हूं जिसपे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, बल्कि 3 जो दिल्ली की सीटें हैं जिसपे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कन्हैया कुमार, जेपी अग्रवाल और उदित राज, उस पर भी इसका खासा इंपैक्ट होगा। जो चुनाव वहां पर उठता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था कई सारी सीटों पर, वहां चुनाव अचानक उठेगा। ये इंपैक्ट आने वाला है अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने का। और देखिए, 23 तारीख तक दिल्ली में चुनाव प्रचार है, 25 तारीख की वोटिंग है, और पंजाब के लिए फिर उनको विंडो मिलेगा 23 से लेकर 30 तक का। 13 सीट है पंजाब में, तो लगभग 1 वीक का जो मौका मिलेगा उनको चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में मिलेगा। तो फिर पंजाब में वो चले जाएंगे और 1 तारीख को चुनाव होंगे, 2 तारीख को वो वापस जेल में आएंगे। और जहां मुझे लगता है ये भी शायद बात जरूर करेंगे अरविंद केजरीवाल कि मैं तो 1 तारीख को या 2 तारीख को जेल में चला जाऊंगा, रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे, 4 तारीख को नतीजे आएंगे,
तो आप वोट दीजिएगा। जो बात कैंपेन में चल रही कि जेल का जवाब वोट से, तो आपके वोट से ही मैं जेल से बाहर हुआ। ये तमाम चीजें, तमाम फैक्टर्स को भुनाएंगे अपने बोलने की शैली से, लोगों के बीच में कनेक्शन बनाने की शैली से। ठीक है। अमित भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। कई शर्तों के साथ उनको ज़मानत मिली है। मुझे मालूम नहीं कि वो केस का जिक्र शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मौजूदा केस है उस केस में अपनी भूमिका के बारे में वो बात नहीं करेंगे। वो फाइल्स पर साइन नहीं कर सकते, बतौर सीएम कामकाज नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते। लेकिन चुनावी कैंपेन की रणनीति के लिहाज से अमित समझना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये खबरें हमारी तरफ आई हैं कि जो संकल्प सभाएं आम आदमी पार्टी ने रखी थी उनको अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है, और अब केजरीवाल के बाहर आने के बाद नए सिरे से कैंपेन स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर हम जिस तरह के रेस्ट्रिक्शंस कोर्ट ने लगाए हैं उसको हम समझे, तो सबसे पहले आप ये समझिए आम बोलचाल की भाषा में कि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे तो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया के तौर पे बाहर आएंगे, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले कुछ दिन तक वो दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं, दिल्ली के कामकाज से जुड़े हुए, खासतौर पर एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते हैं। तो बाय एंड लार्ज उनके मुख्यमंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं उस पर रोक लगी है, लेकिन पार्टी के मुखिया के तौर पर जो जिम्मेदारी है उस पर खुली छूट है। वो हाँ, केस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, कुणाल जी भी अभी कह रहे थे, आप भारतीय राजनीति के आज की तारीख में तमाम उन नेताओं की लिस्ट बनाएंगे जो सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, जिनकी पब्लिक से सीधे कनेक्ट है और आम बोलचाल की भाषा में मुश्किल से मुश्किल बातों को समझा पाते हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का नाम आता है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि लोगों तक अपनी मैसेजिंग को कैसे पहुंचाना है। मैं आज भी लगातार इस बात को कह रहा था, जब से बेल का ऑर्डर आया है, इस पार्टी में दो लोगों का रोल सबसे अहम माना जाता है। स्ट्रैटेजिस्ट इन कमांड, यानी कि रणनीतिकार कौन है? अरविंद केजरीवाल है। पार्टी के हर रणनीति को जीरो से लेके, स्क्रैच से लेके फाइनल रूप देने में उनकी भूमिका होती थी। वो जेल के अंदर थे, तब जब बाहर आएंगे तो इन 21 दिनों में अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो स्लोगन मास्टर है आम आदमी पार्टी के, वो है संजय सिंह। वो भी तिहाड़ जेल में थे और देखिए जिस दिन वो बाहर निकले थे, आम आदमी पार्टी के कैंपेन की लाइन तय कर दी थी संजय सिंह ने बाहर निकलते ही अपने पहले स्पीच में, जो था जेल का जवाब वोट से। ये संजय सिंह के भाषण से निकल के आई थी लाइन। यानी कि आपके दोनों रणनीतिकार बाहर हैं, और इसके साथ साथ संदीप पाठक जो संगठन, डेटा, सर्वे, इन सबके मास्टर्स हैं। इन तीनों की जोड़ी, इन तीनों की जो ट्रायंगुलर आप कह सकते हैं टीम है, इसका इंपैक्ट आपको दिल्ली और पंजाब में तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन मैं आज इस बात को पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक ग्राफ को देखा है, जितनी बार उनको झटका लगा है, आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, आपको लगा है कि अब इस मूवमेंट से आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, वहां से एक फिनिक्स की तरह उनके ग्रोथ को भी हमने देखा है कि हर बार वो बाउंस बैक बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये अपने आप पे बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट भी है ये लोकसभा चुनाव, क्योंकि इससे बड़ा झटका ना तो आम आदमी पार्टी को और ना अरविंद केजरीवाल को इससे पहले कभी लगा था, जिस तरह का इंटेंसिटी जो थी इसकी। तो वैसे में अब जब 21 दिनों के विंडो के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, तो ना केवल दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए, बल्कि अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है जहां तक मेरी समझ है कि फिलहाल इंडिया अलायंस के लिए भी सबसे बड़े प्रचारक वो हैं। तो हमने, और ये मैं बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि संजय सिंह जब बाहर आए तो दिल्ली में संकल्प सभाएं सिर्फ नहीं कर रहे हैं, वो आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। आज कन्नौज में अखिलेश यादव के लिए प्रचार कर रहे थे। यानी कि अगर संजय सिंह इतने बड़े रिप्लेसमेंट के तौर पे, स्टार कैंपेनर के तौर पे आ रहे हैं और लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो इतना स्ट्रांगली बाहर आ रहा है उनके प्रति, तो जब आप इमेजिन कीजिए कि अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे और दिल्ली, पंजाब के अलावा वो महाराष्ट्र में आपको रैली करते हुए दिखाई देंगे, यूपी में रैली करते हुए दिखाई देंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया अलायंस के लिए होने वाला है। और एक और फैक्टर मुझे लगता है, इसको हमें जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली में अगर आप चलते फिरते लोगों से बात करेंगे ना, तो 2-3 धड़े मुझे दिखाई देते थे आमतौर पे। एक जो अरविंद केजरीवाल के साथ था, एक जो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट देता है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा इन द सेंस कि 5 से 8% आप इसको मान सकते हैं वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, जो कहता था
कुछ तो गड़बड़ किया होगा अरविंद केजरीवाल ने, तभी उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। अब ये वोटर बेस जो है दिल्ली का, उसको आज के बेल से मैसेजिंग हो गई है, और इस मैसेजिंग को आप आम आदमी पार्टी जिस तरह से कम्युनिकेशन वॉर लड़ना जानती है, बीजेपी के कम्युनिकेशन वॉर के बराबरी में अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, उसको इंप्लीमेंट कर पाती है, तो फिर कोई दो राय नहीं है, वो आम आदमी पार्टी है। तो उस कम्युनिकेशन वॉर की मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसी लाइन पे आपको हमला बीजेपी पे दिखाई देगा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दिया। यानी कि कैंपेन कॉल तो वही होगा, जेल का जवाब वोट से, लेकिन ये मैसेजिंग भी बार बार भेजी जाएगी कि किस तरह से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया, ताकि जो स्विंग वोटर्स है, जो वोटर्स आखिरी घड़ी में मूव करता है, डिसाइड करता है, उसके बीच में क्लैरिटी हो जाए कि उसके लिए दिल्ली में कौन सा चॉइस होने वाला है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से जो सिंपैथी फैक्टर आम आदमी पार्टी ने डेवलप किया था, उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन मुख्य तौर पे मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले 3 हफ्तों में इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़े कैंपेनर की भी भूमिका आपको निभाते हुए दिखाई देगी। ठीक है कुणाल जी, एक चीज़ यहीं पे जो बीजेपी यहाँ पे कह रही है कि जमानत तो मिल गई है पर दोष मुक्ति अभी भी नहीं हुई है। थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से, एरिथमेटिक की बात करते हैं। दिल्ली की लोकसभा सीट, 7 लोकसभा सीटों की बात करते हैं। इन 7 लोकसभा सीट पर 2014 और 19 में जब बीजेपी जीती तो एक कंफर्टेबल मार्जिन के साथ जीती थी। आप ये नहीं कह सकते थे कि बहुत कांटे की लड़ाई में विपक्ष दिखा हो, तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े थे। मैं इस बार आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या वो जो वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस था, त्रिकोणीय संघर्ष था, ये बात भी सही है। अब वो शायद अब दोनों साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो वोटिंग परसेंटेज का वो जो डिफरेंस है, क्या केजरीवाल का बाहर आना, आप वो सीटें हाईलाइट कर सकते हैं जहां आपको लगता है कि वो वोटिंग परसेंटेज के डिफरेंस को कम करके कांटे की लड़ाई में तब्दील कर सकता है, उनका बाहर आना, उनका करिश्माई भाषण देने का तरीका, तौर तरीका? देखिए, एक बात तो मैं थोड़ा इस मामले पर बहुत सारे लोगों से मेरा मत थोड़ा भिन्न है। जब हम 2 चुनावों को कंपेयर करते हैं, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 2019 का, या अब 2024 का, तीनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और हम वोटिंग परसेंटेज में बहुत सारी चीजें हम जोड़ देते हैं कि उस समय हम ये जोड़ घटाव गुना भाग करने लग जाते हैं कि 2024 में अगर 2019 में 50% से ज्यादा हर सीट पर बीजेपी ने वोट हासिल किया था, तो क्या वो कैसे हराने की स्थिति में या हारने की स्थिति में आ सकती है? उस समय बिल्कुल परिस्थितियां अलग थी, उस समय मुद्दे अलग थे, उस समय जो चीजें थी वो बिल्कुल इतर था। आज की तारीख में माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरा, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा आई है, उसका असर एक तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो हुआ ही है, दूसरा कि ये भी मैसेज गया है कि इस बार हम नरेंद्र मोदी को या बीजेपी जैसे एक बड़े चुनावी मशीन को हम टक्कर दे सकते हैं। हराए ना हराए वो आगे की बात है, लेकिन टक्कर दिया जा सकता है, ये एक मैसेज निकल करके आ रहा है। देखिए, दिल्ली में अगर हम चुनावों को दर चुनाव देखें तो बीजेपी का एक तरीके से लगभग 33 से 35% के बीच में जो वोटर है वो कमिटेड वोटर है, जिसको हम कैडर वोट करते हैं। वो चुनाव चाहे कोई भी हो, जिस समय शीला दीक्षित भी जीतती थी, लगातार चुनाव जीतते जा रही थी, उस समय भी 33 से 35% के बीच में बीजेपी को वोट मिलता था। वो तो उसका कमिटेड वोटर है, लेकिन उसके अलावा जो लगभग 65 से 67% वोटर है वो हमेशा बदलता रहा है और उसी की वजह से अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनावों में काफी अच्छा वोट परसेंटेज लेकर के जीतते रहे। हाँ, उसमें यह जरूर हुआ कि कांग्रेस का सफाया हो गया, यानी जो विपक्षी वोट का कंसोलिडेशन है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हुआ, इसलिए बीजेपी भी हारी और कांग्रेस का सफाया हो गया। अब हम देखें तो कौन कौन सी सीट है जिस पर आपने बोला, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर अगर हम जाते हैं, अगर हम उस पर बात करें जहां सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला इस लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का देखने को मिल रहा है, वहां पर लगभग 20 से 21% वोटर जो है वो मुस्लिम मतदाता है, जिसको अल्पसंख्यक वोटर कहते हैं। लगभग 16% वोटर जो है वहां पर शेड्यूल कास्ट यानी दलित वोटर है। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो लगभग 37 से 38% का आंकड़ा बैठता है।
ऐसे में 37-38% एक तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कंसोलिडेटेड वोटर है, जिसपे बहुत ज्यादा मजबूत से मजबूत स्थिति में भी बीजेपी सेंध पहले नहीं लगा पाई है। तो ऐसी स्थिति में कुछ अगर वोट आगे मिलता है, चाहे वो कन्हैया के नाम का हो या अरविंद केजरीवाल के नाम का हो या जो भी फैक्टर हो, तो वहां पर जीत हासिल हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम चांदनी चौक सीट पर जाए तो वहां पर पिछली बार भी जेपी अग्रवाल खड़े हुए थे और वहां पर उनको कांग्रेस से उस समय आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं था, फिर भी उन्हें 30% वोट मिला था जेपी अग्रवाल को, और वहां पर अच्छे खासे लगभग 52% वोट मिला था जो बीजेपी के हर्षवर्धन जीते थे। तो इन दोनों को मिलाकर के लगभग 82% हुआ था और आम आदमी पार्टी को 12-13% मिला था। तो ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसा नहीं है कि अगर ये जो केजरीवाल वाला फैक्टर है, अगर ये काम करता है और उनको सहानुभूति मिलती है, और जिस फ्लोटिंग वोटर की बात अमित अभी कह रहे थे, अगर वो हासिल होता है तो बहुत मामला करीबी होगा। करीबी ही नहीं होगा, कई सारी जगहों पर उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और एक बात जो मेरे दिमाग में आती है कि दिल्ली में जब भी चुनाव हुआ है किसी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द, तो उसको फायदा हुआ है। जैसे पिछले 2 चुनावों में चुनाव नरेंद्र मोदी पर पूरा चुनाव लड़ा गया, मुद्दा भी नरेंद्र मोदी थे, पर्सनैलिटी भी नरेंद्र मोदी थे। अगर ये चुनाव अरविंद केजरीवाल और उनकी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द लड़ा जाता है तो नुकसान होगा। निश्चित तौर पर बीजेपी कहेगी कि इनको तो करप्शन मामले में जमानत मिली है, कोई वो बरी तो नहीं हो गए हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द अगर चुनाव होता है तो उसका एक निश्चित तौर पर फायदा जो विपक्षी गठबंधन है, जिसको इंडिया ब्लॉक हम कह रहे हैं, उसको होगा जरूर, और सिंपैथी भी मिलने की संभावना है। तो अब यहां से देखते हैं कि चुनाव कैसे जाता है, उसका रंग क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक कैंपेनर नहीं है, सिर्फ एक चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। जैसा अमित बता रहे थे कि वो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, IITian भी हैं, तो वहां पर स्ट्रेटेजी भी वो करेंगे। और जेल में बहुत समय होता था, मुझे लगता है क्या कि उन्होंने जेल में समय का भरपूर सदुपयोग किया होगा और कागज पे उन्होंने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बना ली होगी, और यही वजह है कि शायद सारे जो कार्यक्रम है उसको बदल दिया गया है। अब जो अरविंद केजरीवाल करेंगे और जो कहेंगे, कुछ उसी तरीके से पूरी कैंपेन की रूपरेखा तय होने वाली। ठीक है अमित, संक्षेप में आपसे इसी पर जवाब चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी का अपना जो अंदरूनी चर्चाएं चल रही हैं, 7-0 का स्कोर देखा, आम आदमी पार्टी क्या समझती है कि कौन सी सीटें उसे लगता है कि वो जीत सकती है? ये आज ही मैं कोइंसिडेंटली जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल के अलावा ऑब्वियसली, उन लोगों से बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था कि उनकी इंटरनल स्ट्रैटेजी क्या है। पहले अगर आज के तारीख के पहले बात करें तो उनका फोकस भरूच पे था, गुजरात की लोकसभा सीट पे। वहां से वो टीम वापस दिल्ली आ गई है। तो कुछ बड़े नेताओं का ये कहना है कि देखिए अभी तक चुनाव में हम लोग नीचे थे, एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, दिल्ली में मोमेंटम बीजेपी के पास था, 7-0 वाली स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है 7-0 वाली स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब बदलाव उसमें दिख रहा है, हम नेक टू नेक फाइट में आ रहे हैं। ये बातचीत जो है वो अरविंद केजरीवाल की रिहाई के पहले की बातचीत थी। अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही देखिए एक सुनामी आपको दिखाई देगा इमोशनल फैक्टर में, आम आदमी पार्टी के काडर में एक जबरदस्त एनर्जी दिखाई देगी, कैंपेन में कमिटमेंट दिखाई देगा। तो इससे बहुत कुछ बदलने वाला है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि दिल्ली में अगर आपको तब्दीली दिखाई देगी तो दिल्ली में 7-0 ही स्थिति बनेगी, यानी कि या तो बीजेपी 7 सीटें ले जाए या आम आदमी पार्टी 7 सीटें ले जाए। इसमें हो सकता है कि नई दिल्ली की एक सीट जो है एक्सेप्शन के तौर पे आपको दिखाई दे, अदरवाइज ये एक सुनामी वेव वाला ही चुनाव होगा, आइदर टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या अगेंस्ट या फॉर अरविंद केजरीवाल। क्योंकि कॉल फॉर एक्शन जो है, इसमें आखिरी बात मैं यही जोड़ना चाहूंगा कि आप देखिए फिलहाल बीजेपी के वोटर्स के पास दिल्ली में जिस काडर वोट की बात कर रहे थे कुणाल जी कि 33-35% का काडर वोट है, वो है, उसके बियॉन्ड अब कॉल फॉर एक्शन नहीं है बीजेपी के पास जो वोटर होगा दिल्ली में। और हमने देखा उत्तर प्रदेश में, मैं बहुत एक्सटेंसिवली घूमा ब्रज के इलाके में खासतौर पे, तो वहां पे 400 पार का नारा जो है
वो अब बीजेपी के काडर को थोड़ा परेशान कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आश्वस्त उनका जो सिंपथाइजर है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप आम आदमी पार्टी के वोटर्स की तरफ देखेंगे, कांग्रेस के वोटर्स की तरफ देखेंगे, या फिर वो वोटर जिनको आम आदमी पार्टी के सरकार की पॉलिसीज का फायदा मिला है, उनके पास एक कॉल फॉर एक्शन है। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था, उसका जवाब आपको वोट से देना है। लेकिन वही मैं कहूंगा आखिरी में कि अब पूरा खेल यहां से किस पार्टी का कितना इलेक्टोरल मैकेनिज्म स्ट्रांग है, बूथ लेवल का जो मैकेनिज्म है वो कितना स्ट्रांग है, आप वोटर्स को कितना वोटिंग के दिन घर से बाहर निकाल पाएंगे, इस पर डिपेंड करेगा। और आखिरी में दिल्ली में जब चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, और जो तीर चलेंगे दिल्ली के अंदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के, उसको कैसे आम आदमी पार्टी काउंटर करती है, और क्या एजेंडा अरविंद केजरीवाल सेट करते हैं या बीजेपी सेट करती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। उस आखिरी 5 दिनों में जो कैंपेन का लास्ट 5 डे होगा, ये खुद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बात को मान रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित भारद्वाज। दिलचस्प बात कह रहे हैं कि सुनामी आएगी या तो इस तरफ की या उस तरफ की। 4 जून को आपसे होपफुली फिर से बात करेंगे। शुक्रिया अमित भारद्वाज और कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से।